और हम इसका सेशन जो है ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉर्मली ये हमारा फुल स्टैक वेब ऐप डेवलपमेंट और मन स्टैक, ये बेसिकली हमारे इस कोर्स का पूरा टाइटल है जो हम यहाँ ऑफर कर रहे हैं। इससे पहले हम 6 बैचेस अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली कंडक्ट कर चुके हैं और वी आर हैविंग आई थिंक मोर देन 50 स्टूडेंट्स इन स्पेसिफिकली दिस पर्टिकुलर मन स्टैक, और उसमें एक हैंडसम अमाउंट ऑफ या फिगर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। हमारा जो फुल स्टैक वेब ऐप डेवलपमेंट है, आज का जो सेशन है बेसिकली इट्स मोर लाइक ओरिएंटेशन, जिसमें हम बड़ी डिटेल से ये गाइड करेंगे कि हम पढ़ेंगे क्या, किस किस लेवल पे क्या क्या चीज़ कवर करेंगे और हर जो चीज़ हम कवर करेंगे उसकी क्या इंपॉर्टेंस और क्या वर्थ है। फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और उन प्रोजेक्ट्स के बनाने के बाद कोर्स कंप्लीशन या कोर्स एंड का जो एक प्रोजेक्ट है वो आपको बनाना होगा, और आप इसका एग्जाम नहीं होता, सिर्फ वो प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट आप सबमिट करेंगे तो उसी की बेस पे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। सो दैट्स द थिंग, दैट इज द इनिशियल गाइडलाइन। मैं अभी डिटेल से डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज द कोर्स कंटेंट दैट वी आर गोइंग टू कवर एंड व्हाई इट इज important, एंड वी क्लेम कि the contents that we normally cover in this month stack is one of the most advanced course contents that are being offered by the institutes in the market. तो ये मोस्ट एडवांस कैसे हैं इनका तो ऑब्वियसली आपको अलोंग द वे पता चलता रहेगा। सबसे पहली चीज, हम मॉड्यूल 1 में क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट और ES6 एंड बियॉन्ड, क्योंकि एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम जावास्क्रिप्ट। अगर आप मन की 4 टेक्नोलॉजीज को ओपन करके देखें तो M फॉर मोंगोडीबी, E फॉर एक्सप्रेस, R फॉर रिएक्ट और N फॉर नोड। मोंगोडीबी और मोंगूज, उसमें भी जो ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट स्कीमास बनते हैं उनकी भी शक्ल मोर और लेस लाइक अ जावास्क्रिप्ट ही होती है। And then Express.js is a JavaScript. It is based on JavaScript. React.js, it still is a JavaScript, and Node.js is still a JavaScript. So since this entire technology stack is based on JavaScript, so it is important, in fact, very important for the students that they should know at least the basics of JavaScript. जावास्क्रिप्ट में हम बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, एज मैंने कहा कि हम क्योंकि जावास्क्रिप्ट कोर को हम नॉर्मली जावास्क्रिप्ट कोर को वनीला जेएस भी कहते हैं, अगर आपको पता हो, तो हम वनीला जेएस की बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। हाँ, लेकिन एटलीस्ट एक 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 बैलेंस्ड अमाउंट हम उसकी रखेंगे। गालिबन 2 या 3 लेक्चर या 1 लेक्चर होगा, डिपेंड करता है टाइमिंग पे। लेकिन उसमें जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स जैसे डॉम क्या होता है, डॉम मैनिपुलेशन क्या होती है, क्योंकि रिएक्ट जेएस इज बेस्ड ऑन वर्चुअल डॉम, अगर आपने नाम सुना हो तो। वर्चुअल डॉम क्या होती है, उसके लिए पहले ये समझना जरूरी है कि डॉम इटसेल्फ क्या होता है, और डॉम क्या होता है उसको समझने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स का समझना जरूरी है। बाय द वे, ये कोर्स एक्सपेक्ट करता है कि आपको ऑलरेडी प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल कंस्ट्रक्ट्स का आइडिया होगा। प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट कौन से हैं, जैसे हमारा हम अक्सर जिक्र करते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे काम करते हैं, मेमोरी में कैसे डाटा स्टोर और ऑर्गेनाइज होता है, अरेज क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, लूप्स क्या होते हैं, कंडीशनल इफ एल्स स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, स्विच क्या होते हैं, टर्नरी कंडीशंस क्या होती हैं। सो ये सारे नाम जो मैंने लिए हैं, इन ऑब्वियसली ये डिस्कस भी होंगे जावास्क्रिप्ट में, लेकिन इनकी डेप्थ में नहीं जाया जाएगा। सो दिस कोर्स बेसिकली एक्सपेक्ट्स एनीबडी हु इज एक्चुअली गोइंग टू जॉइन इट कि आपको ऑलरेडी ये बेसिक कंस्ट्रक्ट का हाउ नो है। अगर जावास्क्रिप्ट में नहीं भी है तो एटलीस्ट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इन चीजों का हाउ नो जरूर है आपको। ये एक्सपेक्टेशन है इस कोर्स के स्टार्ट में। देन जावास्क्रिप्ट का जो स्टैंडर्ड है ECMAScript 5 और 6, इससे पहले जितने बैचेस भी हैं हमने बैकएंड ES5 में पढ़ी है और फ्रंट एंड जो है वो ES6 में पढ़ी है, बिकॉज बैकएंड हम जब Node.js और एक्सप्रेस में लिखते हैं तो वहाँ ES6 यूज करने के लिए हमें थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। बट in fact in this batch 7 we will try to implement both front end and back end in the same ES6। तो बहरहाल ECMAScript ES5 और ES6 क्या है, पहले तो हम ये जानेंगे ये है क्या भला, और फिर ECMAScripts के क्या क्या नए फीचर। ये नहीं, ये कोई नई लैंग्वेज नहीं है, इनफैक्ट जावास्क्रिप्ट का ही स्टैंडर्ड है, लेकिन हम ये देखेंगे और जानेंगे डिटेल के साथ कि ES6 के स्पेसिफिकली ES6 में क्या क्या नए फीचर्स हैं, और हम उनमें काफी सारे फीचर्स को इस्तेमाल भी करेंगे डाउन द लाइन इन दिस कोर्स। Then in the module 2 we'll be having front end development with, अच्छा फ्रंट एंड डेवलपमेंट में नॉर्मली जब लोगों के जहन में या लोगों के सामने बयान किया जाता है तो वो एक्सपेक्ट करते हैं जी कि HTML और CSS ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट है। ऑफ कोर्स इट इज, बट जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट हम कह रहे हैं कि वी विल नॉट गोइंग बी गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ HTML CSS। वंस अगेन
this course again expects that anybody who is taking this full stack web development course is having the how know of HTML CSS at least, कि वो बेसिक से लेआउट्स HTML और CSS के बना पाएंगे. So don't expect कि हम bootstrap और HTML के बहुत डेप्थ और बहुत पाई के लेआउट्स में जाएंगे. We will definitely make a very simple layout, but जिस चीज को हम बहुत डेप्थ में कवर करेंगे फ्रंट एंड के पार्ट में, दैट इज द रिएक्ट जेएस, और इसके अंदर जो हुक्स हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिएक्ट जो ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट टूल है हमारे पास, रिडक्स, और रिडक्स थंक फॉर एक्चुअली एसिंक्रोनस एक्शंस. इसके अलावा ये कुछ पार्ट्स और कुछ पार्ट्स आगे, ये चूंकि पॉइंट्स हैं सिर्फ मॉड्यूल वाइज, आगे इसकी डिस्क्रिप्शन भी है डाउन द लाइन इन द डॉक्यूमेंटेशन, ये ऑलरेडी ग्रुप में भी शेयर्ड है, ये आपको भी मिल जाएगी. तो बेसिकली फ्रंट एंड में हम जो बहुत ज्यादा जिस चीज पे फोकस करेंगे वो प्योर रिएक्ट पे करेंगे. रिएक्ट की फंक्शनल अप्रोच हम यूज करेंगे, बिकॉज रिएक्ट अगर 16.8 जो वर्जन था, अभी तो रिएक्ट 18 चल रहा है वैसे, तो रिएक्ट 16.8 एंड ऑनवर्ड्स, रिएक्ट की अब डॉक्यूमेंटेशन खुद ये रिकमेंड करती है, रिएक्ट के डेवलपर्स ये रिकमेंड करते हैं कि आप फंक्शनल प्रोग्रामिंग को ज्यादा अडॉप्ट करें. यानी होता क्या था कि रिएक्ट में दो तरह की अप्रोच है, एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स और एक फंक्शनल कंपोनेंट्स. सो वी विल मोर बी टॉकिंग अबाउट फंक्शनल कंपोनेंट्स, नॉट द क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स, जिसको ऑब्वियसली रिएक्ट आहिस्ता आहिस्ता खुद भी निकाल रहा है, फेज आउट कर रहा है. सो फंक्शनल प्रोग्रामिंग इन रिएक्ट, फिर रिएक्ट की हुक्स बहुत जो मोस्ट कॉमन है, फिर रिएक्ट में परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है या कैसे काम करती है हम उस पर भी जाएंगे. फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एपीआईज को कंज्यूम कैसे किया जाता है. ऑब्वियसली हम एपीआई बनाएंगे बैक एंड पार्ट में, लेकिन फ्रंट एंड पार्ट में वी विल बी हैविंग सर्टेन फेक एपीआईज थ्रू विच हम उन एपीआईज को कॉल भेजेंगे. HTTP क्या होता है, HTTP रिक्वेस्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, हम कैसे HTTP कॉल्स करते हैं, और कैसे थर्ड पार्टी एपीआईज को या रिमोट एपीआईज को अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन में कंज्यूम करते हैं. सो वी विल आल्सो हैव अ डीप लुक इनटू दैट. देन ऑब्वियसली ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट, या इनफैक्ट लोकल स्टेट मैनेजमेंट के लिए तो आपने यूज स्टेट वगैरह या सारा कुछ पढ़े होंगे टूल्स बेसिक से. तो हम ये पढ़ेंगे जी कि हम ग्लोबली अपनी एप्लीकेशन में स्टेट कैसे मैनेज करते हैं, प्रॉप्स, ये प्रॉप्स ड्रिलिंग वगैरह क्या होती है, सारी चीजें. एंड देन रिडक्स टंक ऑब्वियसली विच इज, और उसके बाद एक ऑप्शनल टॉपिक है रिडक्स से रिलेटेड, रिडक्स टूल किट आरटीके. उसको हम ऑप्शनल रखते हैं कि अगर हमारे पास टाइम की अवेलेबिलिटी हुई तो हम ऑब्वियसली विल गो फॉर दैट रिडक्स आरटीके एज वेल. otherwise we will stick to this redux thunk sort of thing. मॉड्यूल 3 में हम जाते हैं जी बैकएंड सर्वर साइड डेवलपमेंट, और सर्वर साइड डेवलपमेंट के लिए हम प्योरली डिस्कस करेंगे नोड.जेएस. और फिर नोड.जेएस का इस वक्त जो वन ऑफ द फेमस फ्रेमवर्क्स हैं, दो तीन ही हैं जो बहुत ज्यादा फेमस हैं, उनमें से रिएक्ट है जो बहुत ज्यादा सिंपलिस्टिक है, मिनिमलिस्ट है और अनओपिनियनेटेड फ्रेमवर्क है. तो हम नोड.जेएस के फ्रेमवर्क एक्सप्रेस.जेएस पे जाएंगे जो बैकएंड डेवलपमेंट प्राइमरीली यूज करेंगे. इसमें हम मिडलवेयर्स को डिस्कस करेंगे, इसमें हम कंट्रोलर एमवीसी पैटर्न को यूज करके बैकएंड की एक पूरी फुल फ्लेज एप्लीकेशन या एपीआई बिल्ड करेंगे. देन डेटाबेस में हम मोंगूज और मोंगोडीबी को इस्तेमाल करेंगे. मोंगूज डेटाबेस नहीं है, इनफैक्ट ये एक ओडीएम है, ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट मैपर, और लेकिन एक्चुअल जो डेटाबेस है दैट इज मोंगोडीबी. सो मोंगोडीबी और हमारा जो बैकएंड आपस में कम्युनिकेट करते हैं वो एक और टूल के जरिए करते हैं, दैट इज मोंगूज. दैट हेल्प्स अस एक्चुअली creates the schema and the models, and in fact that help our backend to communicate with the database collections. उसके बाद मॉड्यूल 4 में, सॉरी ये नंबर जो है वो गलत हुई हुई है, 4 शुड बी हियर एंड 5 शुड बी डाउन, बल्कि नहीं ठीक है, this was the 4 and this is 5, sorry. So fifth one is online payment integrations. Normally हमारा जो फाइनल प्रोजेक्ट होता है वो एक फुल फ्लेज ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट होता है, लेकिन लाइक जैसे बैच 6 का भी आजकल प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वो फुल फ्लेज ई कॉमर्स प्रोजेक्ट, तो उसमें हम ऑनलाइन पेमेंट इंटीग्रेशन पे जो मोस्टली स्ट्राइप है, क्योंकि बाकी कुछ सपोर्टेड नहीं है पाकिस्तान में, पेपाल वगैरह, खैर वो भी इम्प्लीमेंट तो की जा सकती हैं, लेकिन मोर और लेस फ्लो सेम होता है. अगर किसी एक पेमेंट इंटीग्रेशन को हम यूज करके उसको इस्तेमाल कर लें तो जो बाकियों का फ्लो होगा वो सेम होगा. इसके बाद हम गूगल और फेसबुक ऑथ यानी ऑथेंटिकेशन पे फोकस करेंगे. जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि किसी भी एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन को आप ओपन करते हो तो बजाय यूजर को साइन अप करवाने के वो कहते हैं जी साइन इन यूजिंग गूगल या साइन इन यूजिंग फेसबुक. तो ये गूगल या फेसबुक ऑथ ऑथेंटिकेशन जो है इसको भी हम देखेंगे, इस पे भी. एंड देन ऑनलाइन डिप्लॉयमेंट ऑन क्लाउड, हम देखेंगे हेरोकू पे या बाकी क्या पॉसिबिलिटीज हैं. AWS चूंकि पेड है, हम कुछ कोई फ्री होस्टिंग जो कि क्लाउड बेस्ड होस्टिंग ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट या CI/CD बेस्ड टूल्स को इस्तेमाल करके प्रोजेक्ट की डिप्लॉयमेंट भी करेंगे जो हम बनाएंगे.
अगेन आई हैव डिस्कस्ड प्रीरेक्विजिट हमारे बेसिक नॉलेज ऑफ HTML एंड CSS एंड जावास्क्रिप्ट है। उसके बाद जो टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज यूज करेंगे हम, अगेन ये सारी मैं शेयर कर दूंगा, मैं सारी में गो थ्रू करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए Node.js, npm, GitHub, Postman, Heroku, Firebase या AWS, MongoDB, Atlas, Cloudinary। अगेन टेक्नोलॉजीज में हम ये टेक्नोलॉजीज लैंग्वेजेस कौन सी पढ़ेंगे, HTML, CSS, Bootstrap जस्ट रिफ्रेशर होगा हमारे पास, जावास्क्रिप्ट एंड लोकल सेशन एंड स्टोरेजेस, ES6 एंड रिएक्ट कंपोनेंट वगैरह वगैरह। सो ये जो मैंने ओवरऑल मॉड्यूल्स का इंट्रो दिया, ये तमाम का तमाम जो डिटेल्ड गाइडलाइन है वो यहाँ पे मौजूद है, हर हेडिंग के साथ। उसी तरह के हम हर एक में आगे फर्दर क्या कुछ कवर करेंगे, हमारी कुछ असाइनमेंट्स भी होंगी, उन असाइनमेंट्स की बेस पे यानी डाउन द लाइन कुछ प्रोजेक्ट्स भी होंगे जो मैं बाकायदा खुद प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स दिखा के दिखाऊंगा। नॉर्मली हमारा पाथ ये पैटर्न ये है कि पहले हम एक एक कॉन्सेप्ट डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रोजेक्ट हमारा होता है बेसिक टू डू ऐप। उस बेसिक टू डू ऐप में हम कॉन्सेप्ट्स को, सारे कॉन्सेप्ट को डिटेल से डिस्कस करते हैं। फिर हमारा अगला प्रोजेक्ट होता है जो कि फाइनल है। उस फाइनल प्रोजेक्ट में हम क्या करते हैं, एक फुल फ्लेज ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाते हैं और उसमें पूरा का पूरा फ्लो होता है। एंड दैट इज नॉर्मली लास्ट बैचेस में हम इस पे काम करते हैं कि हम एक KFC की फुल फ्लेज वेबसाइट है जिसपे ऑर्डर सिलेक्शन, ऑर्डर कलेक्ट, इनफैक्ट आप ऑर्डर प्लेसमेंट करते हैं और फिर जाके आप एड्रेस एंटर करते हैं, लॉगिन करते हैं, फिर आप इसकी कस्टमर से सारी शिपमेंट की डिटेल्स वगैरह लेते हैं एंड देन फाइनल ऑर्डर प्लेसमेंट करते हैं। एडमिन के पास वो ऑर्डर जाता है, एडमिन उस ऑर्डर का स्टेटस चेंज करता है, फिर वो ऑर्डर डिलीवरी होती है वगैरह। ये सारी कंप्लीट है, यानी एडमिन पैनल, ये पूरा का पूरा फ्रंट एंड और पूरी की पूरी बैक एंड की API, ये सारा कुछ हमारे इस फुल स्टैक प्रोजेक्ट में कवर्ड होता है। हमारी ये कोशिश होती है कि एटलीस्ट एक फुल फ्लेज ई कॉमर्स प्रोजेक्ट और एक जो हम मिनी प्रोजेक्ट जिसे हम कहते हैं, और इसके अलावा 2 से 3 प्रोजेक्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमारे साथ करेंगे, नहीं तो एटलीस्ट एक प्रोजेक्ट जरूर डिस्कस करेंगे। जब हमारा कोर्स थोड़ा सा आगे चलता है, यानी 3-4 हफ्ते तक पहुंच जाता है, तो हम एक पूरी डिटेल्ड फाइल शेयर करते हैं, PDF, जिसमें 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं। और जैसे यूनिवर्सिटीज में होता है कि आपने उनमें से कोई भी एक खुद प्रोजेक्ट चूज करना होता है, आप चूज करेंगे तो हम आपकी सुपरविजन करेंगे और आप हमारी सुपरविजन में आपको एक पूरा फुल फ्लेज प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो एक जो हम बनाएंगे, मैं, और एक आप बनाएंगे, तो अगर वो 2 प्रोजेक्ट आपने अपने पोर्टफोलियो में डाल लें तो nobody can stop you in fact having the job. So that's pretty much the plan that we will be following throughout. I hope everything is now okay. So about me, it's important in fact to talk about the instructor who is teaching you what he can do. As usual and as I have told you already, I will be sharing my GitHub profile link too, and the LinkedIn profile too, and my own this sort of resume too. Currently, what I'm doing is I'm doing a job as a full stack web developer, and mostly my expertise are in MERN stack. But I'm also working on one of the Microsoft product जो SharePoint है, उस पे भी उसकी extensions, उसके web part development का भी काम है. So I'm already in fact doing a job as a senior software engineer at Datum Square IT Services, Islamabad. और उससे पहले मेरा एक्सपीरियंस था एज अ फुल स्टैक डेवलपर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस में, वहाँ भी मैं रहा हूँ। एंड दैट्स आई थिंक प्रीटी मच इट। कोर एक्सपर्टीज मेरी जो है ज़्यादा वो मन स्टैक डेवलपमेंट में ही, ऑल राइट, फ्रॉम फ्रंट एंड टू बैक एंड एंड ऑल। सो that's about the instructor and about the course and about the plan that we will be following down the line. So let's do something in practical to get started with. सबसे पहली चीज मैंने जैसे आपको बोला कि हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे बिल्कुल प्लेन जावास्क्रिप्ट के साथ। तो उसमें मे बी सम ऑफ द स्टूडेंट्स माइट से कि जी ये तो बहुत बेसिक है, लेकिन एटलीस्ट वो एक आध क्लास के लिए होगा या 1.5 या 2 क्लासेस के लिए होगा। और उसके लिए आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ दोस्त के जो कि थोड़े से जिनको हाउनु है वो थोड़ा सा होल्ड करेंगे, और जिनको बिल्कुल हाउनु नहीं है वो उस पर ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे। सो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप जब भी कोई काम करें तो आप अपना फोल्डर स्ट्रक्चर इस तरह से सेटअप करें ताकि दैट लुक्स प्योर प्रोफेशनल, और ताकि वो आपके लिए भी बाद में ढूंढना, उस पर काम करना आसान हो। दूसरी बेस्ट प्रैक्टिस में ये बताऊंगा कि डे 1 से हम एक टूल यूज करेंगे गिटहब, जो कि डेवलपर्स बहुत ज्यादा उनको उसकी जरूरत होती है और उसको उनको बिल्कुल आना चाहिए। गिट और गिटहब क्या होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली मैं पहली या दूसरी क्लास से ही आपको काइल भी करना शुरू कर दूंगा, और मैं खुद जो प्रैक्टिसेस करूंगा कोड कोलैबोरेशन के लिए, कोड शेयरिंग के लिए, गिट और गिटहब का टूल इस्तेमाल करूंगा। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सेट अप द एनवायरनमेंट, what are the tools that we will be using,
and how you have to set up this environment right as in fact at the day one in your own system. सिस्टम स्पेसिफिकेशंस आपके पास i3 या i5 हो तो ज़्यादा बेहतर है, इससे कम नहीं हो तो अच्छा है। i5 विद 8 GB रैम और 8 एंड अबव जितनी भी हो ज़्यादा बेनिफिशियल है। एक कन्वीनियंट जो मेरा तजुर्बा है कि आपकी 12 से 16 GB रैम हो और i5 प्रोसेसर हो और SSD हो तो बहुत अच्छा है। उसके बाद जो टूल्स हम इस्तेमाल करेंगे इनिशियली वो मैं आपको बता देता हूँ। सारे टूल्स आप बेशक डे वन पे ही इंस्टॉल कर लें या आप साथ साथ इंस्टॉल करते रहें। तो सबसे पहले कोडिंग के लिए मेरी रिकमेंडेशन ये है, वैसे तो एवरीबडी इज हैविंग देयर ओन प्रेफरेंसेस, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, लेकिन कोडिंग के लिए जो कोड एडिटर है आई विल परफेक्टली बी प्रेफरिंग विजुअल स्टूडियो कोड। क्यों? क्योंकि ये लाइट वेट है येट बहुत ज़्यादा रिच है फंक्शनैलिटी वाइज, और इसके अलावा अगर इसकी किसी चीज़ की फंक्शनैलिटी या सपोर्ट इसमें ना हो तो बहुत ज़्यादा एक्सटेंशंस अवेलेबल हैं जो कि आप इंस्टॉल करके अपना जो काम है वो कर सकते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज वी विल बी इंस्टॉलिंग विजुअल स्टूडियो कोड। आप सिंपली code.visualstudio.com की वेबसाइट पे आके यहाँ से डाउनलोड फॉर विंडोज के बटन पे क्लिक करके इसे डाउनलोड करेंगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल सेटअप जैसे रन करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर का, ये आपका इंस्टॉल हो जाए आपका आपके सिस्टम में। जब ये इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर मैं अभी जब विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करूंगा तो आपको कुछ एक्सटेंशंस बताऊंगा कि रिएक्ट डेवलपर्स या मन स्टैक डेवलपर्स के पास वो एक्सटेंशंस अगर होंगी तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा, यानी उनकी डेवलपमेंट आसान हो जाएगी कंपैरेटिवली। द सेकंड टूल दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट इज थोड़ा सा आगे चल के, क्योंकि हम करेंगे वैसे अभी टू गेट स्टार्टेड विद यू नीड ओनली दिस टूल दैट इज गुड एनफ, लेकिन थोड़ा सा आगे चलेंगे तो हम चूंकि एपीआई वगैरह की टेस्टिंग भी करेंगे तो एपीआई वगैरह को भी हम हिट वगैरह किया करेंगे, तो उसके लिए जो सेकंड टूल है दैट इज कॉल्ड एज पोस्टमैन। सो अगेन दिस इज वन ऑफ द फेमस टूल फॉर टेस्टिंग एंड वर्किंग विद एपीआईज। तो जो सेकंड टूल है आपको वो चाहिए होगा पोस्टमैन। सो इसको डाउनलोड करने के लिए आप प्रोडक्ट्स में जाएंगे, सो यू मस्ट हैव सम सॉर्ट ऑफ लिंक ओवर देयर, और अगर लिंक आपको नहीं मिलता तो आप डायरेक्टली गूगल पे लिखें पोस्टमैन तो ये डाउनलोड पोस्टमैन वाले लिंक पे क्लिक करें। तो द सेकंड थिंग इज यहाँ पे आपके पास आ जाएगा विंडोज या जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपको डिटेक्ट कर लेगा, और देन you have to install this tool which is the postman, डाउनलोड पोस्टमैन। ये हमारा दूसरा टूल है जिसके साथ हम काम करेंगे। तीसरा, जिन लोगों का सिर्फ फ्रंट एंड है वो बेशक मोंगो या मोंगूस को ना इंस्टॉल करें, लेकिन जो लोग फुल स्टैक इनका इरादा रखते हैं तो वो एक तीसरा टूल भी इस्तेमाल करेंगे। तीसरा वो है हमारा मोंगो डीबी। वैसे तो मोंगो डीबी डाटा जो है वो मोंगो डीबी एटलस क्लाउड में भी सेव किया जा सकता है, बट वी विल बी डाउनलोडिंग द मोंगो डीबी ऑन आवर सिस्टम जस्ट टू वर्क वर्क विद इट ऑफलाइन। तो जब आप मोंगो डीबी पे जाएंगे, यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स में जाएंगे, तो प्रोडक्ट में जाके आप कम्युनिटी एडिशन में जाके कम्युनिटी सर्वर को डाउनलोड करेंगे। सो दिस इज द थर्ड टूल दैट वी विल बी वर्किंग ऑन। कम्युनिटी सर्वर ही इंस्टॉल करना है, इसके अलावा कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना। अब यहाँ जाएंगे तो लिखा होगा MongoDB एंटरप्राइज सर्वर, MongoDB कम्युनिटी सर्वर, और यहाँ से आपको ऑटोमेटिकली MSI फाइल जो डायरेक्टली इंस्टॉलेबल फाइल होती है आपके सिस्टम में, आप इसको इंस्टॉल करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा आपको फिलहाल आई थिंक यू आर गुड टू गो। हमें मजीद कोई टूल्स की ज़रूरत पड़ी तो हम साथ साथ उनको भी इंस्टॉल करते रहेंगे। सो वंस यू हैव इंस्टॉल्ड दिस विजुअल स्टूडियो कोड यू जस्ट हैव टू, अच्छा हाँ एक और वेरी इंपॉर्टेंट अगेन सॉरी, एक और टूल है हमारे पास जिसको मैंने कहा कि मैं डे वन से कोड कोलैबोरेशन और कोड शेयरिंग के लिए जो डेवलपर प्रोफेशनल लोगों की प्रैक्टिस है उसके लिए वो इस्तेमाल करते हैं गिट। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, आप लोगों ने अक्सर गिट और गिट हब का नाम सुना होगा, या अक्सर आप लोगों ने गिट का नाम सुना होगा, सॉरी गिट हब का नाम सुना होगा। नॉर्मली लोग गिट और गिट हब को इंटरमिक्स करते हैं, यानी इंटरचेंजेबल यूज करते हैं। दे आर इंटायरली टू डिफरेंट थिंग्स। गिट इज द सेपरेट वन, गिट हब इज द सेपरेट वन। आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन द डिफरेंस। तो पहले तो ये बताएं, ये इनफैक्ट जानने की जरूरत है कि गिट इस्तेमाल क्यों करें, वाई गिट। तो इसका शॉर्ट आंसर अभी ये है कि इसको कोड शेयरिंग और कोड कोलैबोरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा पर्पस इसका ये है कि फाइल चेंजेस में ट्रैकिंग के लिए, यानी आपने किस कोड में किस वक्त किसने क्या चेंज की। जब नॉर्मली टीम मेंबर्स मल्टीपल टीम मेंबर्स एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो दे नीड टू एक्चुअली रिमेंबर कि किस बंदे ने किस वक्त सेम कोड में ये कोड बेस में कहाँ पे चेंज की और क्या चेंज की। तो एक और टूल हमें जो चाहिए वो है गिट। गिट हब नहीं, सिर्फ गिट। और ये आप इसकी वेबसाइट है गिट SCM, SCM स्टैंड फॉर सोर्स कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। तो
यहाँ पे आप डाउनलोड फॉर विंडोज करेंगे तो आप इस गिट को भी इसके सेटअप को डाउनलोड करके इसको भी डबल क्लिक करके कोई भी इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज नहीं करनी। जब विजार्ड चलेगा तो सारे ऑप्शंस को डिफॉल्ट रहने देना है। नेक्स्ट 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 विद डिफॉल्ट ऑप्शंस इसको आपने सेलेक्ट करके रख लेना है। सो गिट जब इंस्टॉल हो गया, ये हमारा तीसरा टूल था गालिबन। इसके बाद आपने आना है गिट हब पे। गिट और हब, मैंने आपको कहा कि गिट और गिट हब दोनों इंटायरली डिफरेंट चीजें हैं। सो द नेक्स्ट टूल इज गिट हब। यहाँ आपको इसके लिए डाउनलोड कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज यू नीड टू हैव एन अकाउंट इनटू द गिट हब। आपने सिर्फ साइन अप करना है और साइन अप करके जो वो यूजर नेम और ईमेल और पासवर्ड और जो भी क्रेडेंशियल्स पूछेगा वो सारे के सारे यूजर ईमेल पासवर्ड बता के आपने गिट हब पे अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। सो एंड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस कोर्स what you need to have is number one, you need to have the Visual Studio Code, you need to have the Postman, you need to have MongoDB optional. In fact, if you are going to be the full stack developer, you need to have the Git, and you need to have an account in the GitHub. So these are the prerequisites that every full stack developer should have in their system. So with that thing done, मैं अब यहाँ पे जाके इन सारी चीज़ों को क्लोज करता हूँ। और अब आपने करना ही है कि अपने सिस्टम में किसी भी ऐसी ड्राइव में जहाँ पे आप लगे कि आपका वो प्रोजेक्ट सेफ एंड सिक्योर है, आप वहाँ जाके एक नया फोल्डर बनाएं। और उस नया फोल्डर को आप वैसे तो कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं इसको सिर्फ फिलहाल JS इंट्रो दे देता हूँ। अब आप इस फोल्डर को ओपन करेंगे। वैसे जब आप विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉलेशन के विजार्ड में आखिरी स्टेप में ये पूछता है कि क्या आप एक चेक बॉक्सेस होते हैं 3-4, आप उन चेक बॉक्सेस को चेक कीजिएगा। उनमें एक चेक बॉक्स ये होता है कि क्या आप विजुअल स्टूडियो कोड को कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में ऐड करना चाहते हैं या नहीं चाहते। तो ये मैं राइट क्लिक करता हूँ तो ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है। जब मैं राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड। तो जो मैंने फोल्डर बनाया है, इस फोल्डर में मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक करके मैंने सिंपली ओपन विद कोड। वरना आप सिंपल विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करके इसके अंदर भी प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं। देयर आर मेनी वेज। मैं स्टार्टअप पेज चाहता हूँ कि हर दफा ना आए तो मैं इसे अनचेक करके इसे क्लोज कर देता हूँ। एंड दिस इज द JS इंट्रो, आई मीन my root directory या folder in which I am going to start working in। जैसे मैंने बोला कि मैं डे 1 को रिएक्ट को स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं पहले जावास्क्रिप्ट की थोड़ी बहुत आपको इंट्रो या हाउ नो दूंगा। तो आपको अभी तक पता होना चाहिए। अगर नहीं पता, क्योंकि जाहिर है ये चीज जो अभी मैं बोलने लगा हूँ ये सिर्फ उसको पता होगी जिसने जावास्क्रिप्ट पे थोड़ा बहुत काम किया होगा। लेकिन अगर नहीं भी पता तो आपको अब ये पता चलना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपके ब्राउजर में चलती है। यानी अगर आप कोई भी जावास्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट का कोड चलाना चाहें तो आपको C++ या जावा या C# या बाकी लैंग्वेजेस की तरह किसी किस्म के कंपाइलर की जरूरत या किसी किस्म के थर्ड पार्टी या टूल की जरूरत नहीं है कोड को कंपाइल करके उसको आउटपुट दिखाने की। अगर आपके सिस्टम में, जो कि मोस्ट ऑफ द सिस्टम में होता है, कोई ब्राउजर है जिस ब्राउजर से आप इंटरनेट को एक्सप्लोर करते हो, तो आपका जावास्क्रिप्ट, इसका मतलब है आप चला सकते हो, आपके पास वो एनवायरनमेंट अवेलेबल है। 2012-13 या गालिबन 11-12 तक यही कॉन्सेप्ट था, या उससे भी थोड़ा पहले, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द डेट्स एंड ईयर्स, कि जब तक जावास्क्रिप्ट सिर्फ ब्राउजर में ही चलती थी। और इसीलिए जावास्क्रिप्ट को मोस्टली जाना जाता था एज अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्लाइंट साइड, क्लाइंट में किसको बोल रहा हूँ, जब भी क्लाइंट का लफ्ज होता है इसका मतलब वो टूल या वो डिवाइस जिससे आप किसी रिसोर्स को एक्सेस कर रहे हो, यानी इंटरनेट को हिट कर रहे हो। मिसाल के तौर पर मैं ब्राउजर को क्लाइंट कह रहा होता हूँ। तो आपकी जो जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज है, आप इसमें जो कोड भी लिखते थे इन द पास्ट, वो कोड सिर्फ और सिर्फ किधर चलता था, ब्राउजर में ही चलता था। आउटसाइड द ब्राउजर जावास्क्रिप्ट कुड नॉट रन इन द पास्ट। बट सिंस द अराइवल ऑफ नोड जेएस वो रेवोल्यूशन था कि जिसके आने के बाद जिसने ये अलाउ किया कि जावास्क्रिप्ट कैन नाउ रन आउटसाइड ऑफ योर ब्राउजर। नाउ व्हाट डज इट मीन कि रनिंग द कोड आउटसाइड द ब्राउजर? इसका मतलब ये है कि सर्वर साइड लैंग्वेजेस पहले अलग होती थी, क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस अलग होती थी। नोड.जेएस ने जावास्क्रिप्ट को इस काबिल बनाया कि अब आप जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करके बैकएंड भी लिख सकते हैं, और दैट इज बिकॉज ऑफ नोड.जेएस। एंड नोड.जेएस क्या है? ये एक रन टाइम एनवायरनमेंट है। नॉर्मली होता है कि हर ब्राउजर में एक इंजन चल रहा होता है, जावास्क्रिप्ट इंजन। जैसे जो क्रोम है और एज है, इन पे चलता है V8 इंजन या V8 क्रोम इंजन। इस फायरफॉक्स का अपना है मेरे ख्याल में, स्पाइडर मंकी और समथिंग लाइक दैट, वो उसका
इंजन है जिस इंजन पे जावास्क्रिप्ट कोड रन होता है। तो नॉर्मली हम बहुत ज्यादा बात करेंगे V8 पे, क्योंकि V8 को ही एक्सटेंड करके Node.js को लिखा गया, या V8 Node.js runs on top of the V8 इंजन। खैर ये बहुत ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स हैं, ये इंटरव्यू प्रिपरेशन के वक्त जब हमारा छोटा सा सेक्शन होगा हम उसमें भी डेडिकेट करेंगे, उसमें भी डिस्कशन करेंगे। तो फॉर नाउ मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप जावास्क्रिप्ट में कोड रन करना चाहते हैं तो वो कहाँ रन होगा? ब्राउजर में रन होगा। तो अभी तक हमने नोड की बात तो नहीं की, तो मैं इसलिए सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पे JS इंट्रो में एक फाइल बनाऊंगा और उस फाइल को नाम दूंगा index.html। अब मैंने खुद कहा है कि जावास्क्रिप्ट ब्राउजर में रन होगा, तो ब्राउजर में कोई भी फाइल खोलने के लिए आपकी जो फाइल की टाइप है दैट मस्ट बी HTML। गॉट इट? अच्छा, ये HTML मैंने यहाँ HTML लिखने के लिए नहीं बल्कि जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए लिखी है, तो लेकिन हमें ऑब्वियसली बेसिक जो स्ट्रक्चर है HTML का वो यहाँ पे देना है, एंड देन what I need to do is to create another file which I'm currently just giving it a name as app.js। और इस app.js में मैं कोई भी लिख दूं, फॉर एग्जांपल जो सबसे पहली स्टेटमेंट नॉर्मली लिखी जाती है या नॉर्मली लोग टेस्ट के लिए लिखते हैं, दैट इज कंसोल लॉग, या इवन बेटर हम यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी अलर्ट, एंड दैट इज गोइंग टू बी दी हेलो। अब मैंने कहा कि ये जावास्क्रिप्ट कहाँ चलेगा? index.html, यानी HTML की फाइल में अंदर, ये ब्राउजर के अंदर। तो लेट मी गो इनटू द रूट डायरेक्टरी वेयर आई क्रिएटेड दिस टू फाइल्स, एक इंडेक्स के नाम से, इनफैक्ट इट इज इंडी, लेट मी करेक्ट इट टू बी इंडेक्स। अब बाय द वे नेम कुछ भी हो सकता है, दैट डजंट मैटर। नॉर्मली लोग पहली फाइल का नाम इंडेक्स रखते हैं क्योंकि सर्वर ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर्ड होता है कि इंडेक्स नाम की फाइल को ऑटो पिक करता है। तो अब अभी हम कुछ भी रख लें, डजंट मैटर, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू होस्ट इट ऑन अ सर्वर। सो अगर मैं इसको ओपन करूं तो नथिंग इज अप हियर, नो जावास्क्रिप्ट। दो कि मैंने जावास्क्रिप्ट की स्टेटमेंट लिखी है तो यहाँ पे कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि ऑब्वियसली अगर मुझे ये app.js में लिखा हुआ स्क्रिप्ट चलाना है तो मुझे इसे समहाउ इस फाइल के साथ लिंक करना पड़ेगा, यानी app.js को HTML में लिंक करना पड़ेगा। सो लेट्स डू दैट फॉर नाउ। स्क्रिप्ट सोर्स, और मैंने इसे कहा जी app.js। अब क्योंकि मैंने जावास्क्रिप्ट की फाइल को HTML के अंदर शामिल कर लिया, इंक्लूड कर लिया, या अटैच कर लिया, या लिंक कर लिया, तो अब अगर मैं यहाँ पे जाके इसे रिफ्रेश करूंगा तो अब जो भी जावास्क्रिप्ट की स्टेटमेंट होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चल जाएगी। अच्छा, नॉर्मली दिस इज हाउ वी रन द जावास्क्रिप्ट। और मैंने कहा कि जावास्क्रिप्ट इज अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, इट रन्स ऑन द ब्राउजर ओनली। इनफैक्ट इन द पास्ट, माजी की बात थी। So with the arrival of Node.js, thanks to that, JavaScript now allows us to write the script outside the browser, and that is something that we'll definitely keep on repeatedly doing over and over again in this course throughout. तो अब सबसे पहली स्टेटमेंट हमने ये चेक कर ली कि हमारा स्क्रिप्ट जो है वो ब्राउजर पे कैसे चलता है। अब यहाँ पे आप एक लाइन लिखें या 100 लाइन लिखें या 1000 लाइन लिखें, जितनी भी लिखेंगे, जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनसली, मैं जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ जानबूझ के इसको एम्फसाइज कर रहा हूँ, सिंक्रोनसली उन तमाम की तमाम कोड्स ऑफ लाइंस को एग्जीक्यूट करेगा। सिंक्रोनसली एंड सीक्वेंशियली। सीक्वेंशियली का मतलब ये है कि अगर 10 लाइनें, obviously first line would get executed first, and then the second, and then the third, and then the fourth, and then the fifth, and onward. तो this is the first line। अच्छा, जावास्क्रिप्ट unlike, not unlike, in fact like so many other languages, जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे फंक्शंस और बहुत सारे कीवर्ड्स जो हैं वो ऑलरेडी बिल्ट इन है। जैसे सी में होता है, सी प्लस प्लस में होता है, जावा में या सी शार्प वगैरह में होता है, तो जावास्क्रिप्ट में भी बहुत सारे फंक्शंस बिल्ट इन है। हर जितने भी फंक्शंस ऑलरेडी बिल्ट इन है, बिल्ट इन का मतलब ऑल दोस फंक्शनैलिटीज दैट आर ऑलरेडी द पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट, तो हम उन बिल्ट इन फंक्शंस को कॉल करके अपने पर्पस के लिए जहां भी चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। उनमें से एक है अलर्ट। तो जिन लोगों को आइडिया है कि फंक्शंस क्या होते हैं, उनको पता है कि ये एक फंक्शन कॉल है। फंक्शन को कॉल करने का स्टाइल ही होता है, नेम ऑफ द फंक्शन followed by the parentheses, and inside the parentheses we provide the list of all possible arguments। तो यहाँ एक आर्गुमेंट है ऑफ टाइप स्ट्रिंग, यहाँ हम चाहें तो कॉमा के साथ मल्टीपल आर्गुमेंट्स भी दे सकते हैं। एंड हाउ कैन वी डू दैट, आई विल डेफिनेटली शो यू हाउ टू डू इट। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स। अब अगर आप जावास्क्रिप्ट में जस्ट वेरी क्विक रिफ्रेशर इन द फर्स्ट क्लास, एज आई मेंशन्ड कि जी वो उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन भी है हमारे साथ, जो बिल्कुल बिगिनर्स भी हैं बीच में, तो वेरी क्विक रिफ्रेशर में मैं सिंपली वेरिएबल्स का बताऊंगा क्या होता है और जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने सी या सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग की होती है यूनिवर्सिटीज में, फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, उनके जहन में एक बहुत बड़ा भूत सवार होता है कि बहुत मुश्किल चीज है प्रोग्रामिंग। तो उनके भूत को मतलब उतारने के लिए जस्ट
ये सी और सी प्लस प्लस से बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान भी है, और मतलब इसमें बहुत ज्यादा फीचर्स भी हैं। सी प्लस प्लस और सी से मैं कंपेयर बिल्कुल नहीं करना जावास्क्रिप्ट को, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, क्योंकि अंडर द लाइन जो एनवायरमेंट लिखे जाते हैं ना, वो सी और सी प्लस प्लस लिखे जाते हैं। लेकिन मैं सिर्फ उस लेवल की बात करूं जिस लेवल की सी सी प्लस प्लस हमें आ रही होती है, उससे कम से कम ये बहुत आसान है। सो कंपैरिजन इस नहीं है दोनों में कोई भी। क्योंकि वैसे आपको शायद आइडिया हो कि जो V8 इंजन या Node.js लिखा गया वो खुद C++ में लिखा गया, ठीक है। तो C++ इसलिए स्ट्रांग है कि वो तकरीबन हार्डवेयर के करीब तरीन लैंग्वेज है, सी स्पेशली। C++ तो फिर उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है। तो हार्डवेयर लेवल की चीजें या इनफैक्ट लो लेवल की चीजें जो लिखी जाती हैं, वो अभी तक स्टिल जो है वो सी वगैरह में लिखी जाती है। एनीवेज, सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। हम नॉर्मली C++ या सी वगैरह में करते थे जी, वेरिएबल की डिफरेंट टाइप्स होती थी। हमारे पास इंट होती थी, हमारे पास स्ट्रिंग होती थी, हमारे पास बुल या बुलियन होती थी या बुल होती थी, और उसके बाद हमारे पास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होती थी, क्लासेस होती थी, स्ट्रक्ट होती थी। तो यहाँ हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हमारे पास सिर्फ 3 कीवर्ड्स हैं, लेट है, इसके बाद कॉन्स्ट है, और इसके बाद वार है। सिर्फ ये 3 कीवर्ड्स हैं, नो स्ट्रिंग, नो इंट, नो नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं। डेटा टाइप्स, हाँ, जावास्क्रिप्ट के बाद एक और चीज है टाइप स्क्रिप्ट, जो कि ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट ही की एक एक्सटेंशन है, सुपरसेट है। तो उसमें टाइप्स मजीद, चूंकि माइक्रोसॉफ्ट ने उसमें वो किया हुआ है वेरिएशंस, तो उसमें रेकमेंड किया जाता है कि आप टाइप्स को पीछा ना छोड़ें, टाइप्स को आप शामिल करें। बट ये 3 कीवर्ड्स हैं जिनसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। सो लेट्स सी, अगर मुझे कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो मैं सिंपली ये कहूंगा, लेट का कीवर्ड इस्तेमाल करूंगा, और इस लेट के कीवर्ड में मैं लेट्स सपोज कोई भी एक वैल्यू स्टोर कर दूंगा। जावास्क्रिप्ट को ये कहा जाता है नॉर्मली कि ये डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज का मतलब ये है कि जब भी हम किसी वेरिएबल में, सॉरी आई नीड टू गिव अ वेरिएबल नेम, जब भी किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू सेव की जाती है तो रन टाइम पे ये वेरिएबल खुद ही आने वाली वैल्यू की बेस पे अपनी टाइप डिसाइड कर लेता है। यानी अगर लेट सपोज इसमें 78 डिसाइड असाइन हो रहा है, तो रन टाइम पे ये डिसाइड हो जाएगा कि ए की टाइप क्या है, न्यूमेरिक है, यानी एक नंबर है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे इसमें लेट्स सी इसे स्ट्रिंग दे दूं, तो इट वोंट माइंड। उसको मैंने दो के टाइप नहीं दी वेरिएबल को, यहाँ ऐसे नहीं किया कि जैसे हम सी या सी प्लस प्लस में करते थे कि यहाँ लिखते थे जी कि मैं एक्सप्लिसिटली टाइप देते थे। वैसे तो सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग टाइप एग्जिस्ट नहीं करती, ये बेसिकली एक क्लास होती है स्ट्रिंग की, जिसकी वजह से हमें वो स्ट्रिंग अलाउ होती है। बहरहाल, तो जावास्क्रिप्ट ये माइंड नहीं करता, आप चाहे इसमें स्ट्रिंग लिखें, चाहे नंबर लिखें, चाहे इवन फ्लोट यानी पॉइंट वाला नंबर लिखें, चाहे आप कैरेक्टर लिखें, चाहे आप अरे लिख दें, चाहे आप ऑब्जेक्ट असाइन कर दें, तो जावास्क्रिप्ट वोंट माइंड। रादर व्हाट विल इट डू इज कि रन टाइम पे डायनामिकली ये डिसाइड करेगा कि आने वाले जो वैल्यू है उसकी टाइप जो है वो क्या है। तो दिस इज व्हाट, हम चाहे यहाँ स्ट्रिंग करें, चाहे हम यहाँ अच्छा, यहाँ जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग को 3 तरह से लिखा जा सकता है, डबल कोट्स, सिंगल कोट्स और बैक टिक्स। ये हमारे सिंगल कोट्स हैं। डबल कोट्स का मोस्ट प्रोबेबली यू माइट हैव सीन एंड हर्ड ऑफ, ऑब्वियसली यू शुड, ये डबल कोट्स। और बैक टिक्स ये टैब के ऊपर एक की है, दिस इज व्हाट विच इज लाइक बैक टिक्स। तो जब हम स्ट्रिंग लिटरल पे पढ़ेंगे तो हम कहेंगे जी बैक टिक का क्या फायदा होता है। बैक टिक इज मोस्टली प्रेफरेबल टू बी यूज्ड इन जावास्क्रिप्ट, स्पेशली व्हेन वी वांट टू कंबाइन the different expressions, I mean numeric expression with string or different strings or something like that. If we want to display a dynamic data inside the string, then we prefer these backticks to be written, in fact string to be written inside the backticks. इसके अलावा हम किसी भी वेरिएबल में नंबर हो चुका, स्ट्रिंग हो चुकी, तो हम एक अरे भी स्टोर कर सकते हैं। और याद रखिए कि जावास्क्रिप्ट में सब कुछ ही फ्लेक्सिबल है। आप सिंपली ये स्क्वायर ब्रैकेट लिख दें तो दैट इज कंसिडर्ड एज एन अरे। और अरे क्या होती है, सेट ऑफ कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस, जिसमें हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। सी या बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये भी रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप एक अरे में सिर्फ सेम टाइप का डाटा लिख सकते हैं। यहाँ ये रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, आप सेम टाइप के अलावा यहाँ ये भी लिख दें, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, नंबर सब कुछ मिक्स कर दें। बट वी आर नॉट सपोज टू डू दैट बिकॉज अरे इज सपोजडली टू बी शुड बी हैविंग अ सेम डाटा टाइप। तो कि हम जावास्क्रिप्ट में ये कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है, बट वी विल नॉट बी डूइंग इट एनीवेज। सो मैं वेरिएबल की बात कर रहा था कि एक वेरिएबल में आप लेट, कॉन्स्ट और वार, इन तीनों में क्या फर्क है ये भी आगे चल के बताऊंगा, लेकिन इन तीनों में से कोई भी कीवर्ड इस्तेमाल करके उसमें किसी भी टाइप का डाटा असाइन कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। सो आई हैव demonstrated you how to use numeric, string, array and object as well. This is an object literal, sorry, the curly bracket is an object literal, or inside that we do have the key value pair like
For example, my name is something like this, and then let's see, my age is something like this, and so many different key value pairs are. तो मैंने सिंपली इस पूरे ऑब्जेक्ट को कहाँ स्टोर किया, एक वेरिएबल में, तो स्टिल उस वेरिएबल ने माइंड नहीं किया। तो इसका मतलब यह है कि जावास्क्रिप्ट में हम डेटा टाइप्स को स्पेसिफाई किए बगैर जिस मर्जी टाइप का डाटा चाहे वो वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट क्या करता है, उस एक कॉन्सेप्ट या एक नाम होता है जिसको अक्सर इंटरव्यूज में पूछा जाता है, टाइप इन्फरेंस क्या होती है। लफ्ज इन्फर का मतलब होता है अखज कर लेना किसी चीज को, तो टाइप इन्फरेंस का मतलब यह है कि जिस टाइप का डाटा आप वेरिएबल में असाइन कर रहे हो, तो वेरिएबल उस टाइप को इन्फर कर लेता है, अखज कर लेता है, पहचान लेता है। गॉट इट? सो दिस इज कॉल्ड टाइप इन्फरेंस इन जावास्क्रिप्ट। सो दीज आर द वेरिएबल्स, और फिर उसके बाद ऑब्वियसली आप इन वेरिएबल्स को जैसे डिफरेंट तरीके हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स की वैल्यूज को एक्सेस करने के। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ऑब्जेक्ट है और आपने एक ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ी हुई किसी की को एक्सेस करना है, तो आप क्या करेंगे, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी नेम ऑफ द वेरिएबल इन विच यू हैव स्टोर्ड द ऑब्जेक्ट, डॉट ऑपरेटर करके उसकी सारी प्रॉपर्टीज को आप एक्सेस कर सकते हैं, या उसमें से कोई भी प्रॉपर्टी है वो आप एक्सेस कर सकते हैं। सो लाइक मेरे पास नेम और एज है, तो नेम और एज दोनों आ रही हैं, तो मैं इनको एक्सेस कर सकता हूँ। इसको आप कंसोल कर लें या इनफैक्ट अलर्ट कर लें, दैट इज द थिंग। यानी अगर मैं इसको ये कर लूँ कंसोल डॉट लॉग एंड देन आई हैव प्लेस्ड लाइक दैट, मैं जाके ब्राउजर की कंसोल पे देखूंगा, जैसे एक हमने अलर्ट किया था ना, ये जस्ट कंसोल लॉग एरर डिबगिंग वगैरह के पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है, और अलर्ट वगैरह भी इसलिए। अगर मैं इस कोई भी जावास्क्रिप्ट में जो एरर आता है उसका आपको हिंट देखना है या पता करना है कि क्या एरर आया, हमारी एग्जीक्यूशन कहाँ रुकी, किस लाइन की वजह से, किस फंक्शन कॉल की वजह से आया, तो ये सारी चीजें यहाँ आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाके, लेट मी डॉक इट टू द राइट साइड, यहाँ कंसोल पे जाते हैं तो यहाँ सारा कुछ आपको पता लग रहा होता है। इवन अगर आप कोई एरर आपके प्रोग्राम में आएगा तो स्टिल आप यू आर गोइंग टू डू दैट। लाइक मैं यहाँ पे इंटेंशनल कोई एरर अगर मैं क्रिएट कर देता हूँ, तो यू आर गोइंग टू हैव द एरर कंसोल ऑग इज नॉट अ फंक्शन, यानी ऑब्वियसली ओजी इज नॉट अ फंक्शन, इट्स अ लॉग। तो यहाँ पे आपको एरर आएगा, या आप टेस्टिंग के लिए आउटपुट भी देखना चाहें तो स्टिल आप यू कैन डू दैट लाइक लाइक ओवर हियर। मुझे क्या करना था, मुझे a which is the object over here और उसकी एक प्रॉपर्टी नेम को डिस्प्ले करना था। सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ एक्चुअली वेयर वी कैन। तो ये कंसोल हमारा बेहतरीन फ्रेंड होने वाला है इन डाउन द लाइन इन ऑल फुल स्टैक जर्नी। एंड देन हमने वेरिएबल्स को देख लिया। अब मैं, चूंकि मैंने पहले बोला जब मैं इसकी सॉर्ट ऑफ ओरिएंटेशन दे रहा था कि मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि आपको बेसिक प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट सारों को आते हैं, तभी आपने फुल स्टैक चूज किया है। इफ एल्स, कंडीशनल्स, टर्नरी ऑपरेटर्स, लूप्स, स्विच, फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स, अरेज, तो ये मैंने जस्ट एक क्विक रिफ्रेशर दिया उसको। नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डॉम डायरेक्टली विदाउट एनी प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट। मुझे ये बता दें, ऑनलाइन वाले भी जो सुन रहे हैं वो भी, और जो आप हैं वो भी, कि क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको जरूरत है कि मैं इन सारे कंस्ट्रक्ट को ओवरव्यू दूं? हालांकि मैं नहीं देना चाहता और ना ही दूंगा, मतलब लेट वार और कॉन्स्ट तीसरा भी पूछना क्या फर्क है अभी मैं, हाँ, इन लेट और वार दोनों में स्कोपिंग का फर्क है। लेट जो है वो ब्लॉक स्कोप्ड है और वार जो है वो ग्लोबल स्कोप्ड है। अगर आपने कोई भी वेरिएबल ऐसा डिक्लेयर करना है जिसको आप ग्लोबली एक्सेस करना चाहें, तो फिर आप वार का कीवर्ड इस्तेमाल करते हो। और अगर आप स्कोप्ड स्कोप्ड ब्लॉक स्कोप्ड का मतलब क्या है, आपने इफ एल्स लिखा, आपने इफ एल्स लिखा, आगे वो करली ब्रैकेट में ब्लॉक बना लिया, आप उसके अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और ये चाहते हैं कि ये वेरिएबल इसी के अंदर एक्सेस हो, इससे बाहर एक्सेस ना हो। उसकी वजह पता है क्या है? जब भी कोई वेरिएबल क्रिएट होता है ना, तो मेमोरी में इंपैक्ट डालता है। अगर आपको कोई ऐसा वेरिएबल जो सिर्फ ब्लॉक के अंदर चाहिए, तो उसको अगर आप वार के साथ डिक्लेयर करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस वेरिएबल जिसको आपने वार से डिक्लेयर किया उसकी लाइफ टाइम क्या है, पूरा प्रोग्राम। जब प्रोग्राम एग्जिट होगा तो वेरिएबल टर्मिनेट होगा। नहीं नहीं, ब्लॉक के अंदर नहीं, ब्लॉक के अंदर अगर वार भी होगा तो स्टिल दैट इज नॉट गोइंग टू, दैट इज गोइंग टू बी टर्मिनेटेड, फिर वो ग्लोबल नहीं होगा। लेट ब्लॉक से बाहर होगा तो फिर वो ग्लोबल नहीं होगा। यही तो उसकी में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। फिर आप क्लोजर कर लें, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन बना लें, तो देयर आर सो मेनी ट्रिक्स एंड देयर आर सो मेनी सिनेरियोज जहां पे आपको बड़ा क्लियरली पता चलेगा कि कहां वार है और कहां कॉन्स्ट है, ऑब्वियसली कहां लेट है। लेट मी गो लिटिल हेड, आई विल डेफिनेटली प्रैक्टिकली डेमोंस्ट्रेट। और बेसिकली इंटरव्यूज में जो फंसाने वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो इसी तरह के छोटे छोटे होते हैं। जैसे प्रोमिसेस कहाँ यूज होते हैं, कॉल बैक्स और प्रोमिसेस में क्या फर्क है, कॉल बैक हेल्प क्या है, कहाँ प्रोमिस यूज होता है, कहाँ कॉल बैक यूज होता है, कहाँ इससे अगली चीज एसिंग का वेट यूज होता है। तो ये दीज आर द थिंग्स। फिर स्कोप क्या होता है, किस वेरिएबल का स्कोप कहाँ खत्म होगा, कहाँ नहीं खत्म होगा।
So obviously it's too beginning in fact to talk about these sort of things in the very first class. बाकी बेचारों को परेशान करने वाली बात है. So these are the things that अच्छा, इससे पहले मैं ये पूछ रहा था कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको लगता है कि जी मुझे बिल्कुल एब्सोल्यूट चाहिए, तो फिर उसके लिए शायद मुश्किल हो जाए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को समझना फिर उस डेप्थ में हम चलेंगे तो हमारा अक्सर असल जो कंटेंट है वो रह जाएगा. तो मैं स्ट्रेट अवे जो स्टार्ट करूंगा अभी वो है हमारी डॉम मैनिपुलेशन. और डॉम मैनिपुलेशन की भी डेप्थ में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने सिर्फ ये बताना है कि डॉम क्या होता है. और डॉम बताने की वजह भी अभी खास सिर्फ ये है कि रिएक्ट इज बेस्ड ऑन वर्चुअल डॉम. तो दो डॉम होते हैं हमारे पास. एक होता है हमारा एक्चुअल फिजिकल या रियल डॉम जिसे कहते हैं, और एक होता है हमारा वर्चुअल डॉम. तो पहले तो डॉम समझ आए क्या भला है, तो फिर समझ आएगी कि वर्चुअल डॉम क्या होता है, और फिर रिएक्ट की फंक्शनलिटी समझ आएगी कि हाउ एक्चुअली रिएक्ट डज अपडेट्स द कंटेंट ऑफ द पेज ऑन द रियल टाइम बेसिस. तो डॉम क्या होता है और डॉम कहाँ बेसिकली अच्छा, जब हम वेब पेज बनाते हैं तो एक वेब पेज में बहुत सारे हमने वो किए होते हैं, एलिमेंट्स शामिल किए होते हैं. एलिमेंट से मुराद मेरे पास पी टैग हो सकता है, मेरे पास यूएल टैग हो सकता है, यूएल के अंदर एल आई हो सकता है, एल आई के अंदर बहुत सारे नेस्टेड हो सकते हैं इनफैक्ट. फिर सेक्शंस हो सकते हैं, फिर डिव्स इनसाइड डिव्स हो सकती हैं. तो मैं जस्ट तीन चार एलिमेंट्स यहाँ बनाता हूँ और फिर उसके बारे में आपको, लेट्स सपोज आई एम हैविंग ए यूएल, इनसाइड आई एम हैविंग डिफरेंट एल आईज, और एल आईज के अंदर मेरे पास ए है, ए के अंदर लेट्स सपोज मेरे पास कुछ पीस ऑफ टेक्स्ट है. सो आई मीन समथिंग लाइक दिस. ये मेरे पास एक HTML का स्ट्रक्चर है. लेट्स सपोज लेट अस रैप इट इनसाइड द div एंड लाइक दिस. अब वैसे ये ओवरऑल अगर आप देखें ना इसको HTML को, तो इट मेक्स और इट क्रिएट्स अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर. अगर आप इसको कहीं डायग्रामेटिकली देखें तो नॉर्मली होता है कि एवरीथिंग इज रैप्ड इन HTML डॉक्यूमेंट की बात करो, एवरीथिंग इज रैप्ड इनसाइड द HTML रूट टैग. इससे बाहर कुछ भी होगा तो वैलिड HTML कंसिडर नहीं होगा. शायद ये एरर ना दे, HTML थोड़ा सा शरीफ है. XML होता है कि वो जो रिस्ट्रिक्ट करता है कि आपको हर चीज प्रॉपर टैग्स में और क्लोजिंग एंड ओपनिंग टैग का बड़ा खास ख्याल रखना चाहिए. तो HTML में शायद एरर ना दे, बट दैट इज समथिंग which will not be considered as valid HTML. So now इस HTML के अंदर आप जाएं तो इसके दो इमीडिएट चिल्ड्रन होंगे, एक हेड और एक बॉडी. तो इसका मतलब HTML जो है वो पेरेंट हो गया और हेड और बॉडी क्या हो गया, उसका चिल्ड्रन हो गए. अगर आप हेड के अंदर जाएं तो उसके आगे फर्दर चिल्ड्रन है, एक दो तीन चार. और उसके अंदर आप अगर बॉडी के अंदर जाएं तो फिर एक चिल्ड्रन, एक चाइल्ड ये, दूसरा चाइल्ड ये, डायरेक्ट दो चाइल्ड है. फिर अगर आप इसके अंदर जाएं तो इसके अंदर भी डायरेक्ट एक चाइल्ड है. फिर आप इस यूएल के अंदर जाएं तो इसके अंदर डायरेक्ट चार या पांच, कितने, तीन दो तो पांच चिल्ड्रन है. अगर एल आई के अंदर जाएं तो फिर एक चिल्ड्रन है और फिर एक टेक्स्ट नोड है. तो एवरीथिंग इज इन HTML इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ पेरेंट चाइल्ड हायरार्की. ये बात भी सबको पता है, ऑब्वियसली इसमें भी कोई कॉमन चीज नहीं है. व्हाट आई डू वांट टू डू इज कि अगर HTML का डॉक्यूमेंट क्या करता है, जब ये ब्राउजर में रेंडर होता है तो ब्राउजर बेसिकली तमाम के तमाम HTML के डॉक्यूमेंट को ऑब्जेक्ट्स में बदल देता है या ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट्स में बदलता है. दिस इज समथिंग दैट इज टू बी डन बाय द ब्राउजर्स इंटेंशनली. सो दैट अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज लिखूं एक बेसिक सी लाइन डॉक्यूमेंट, एंटर करूं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसको मैं एक्सपेंड करूंगा तो ये डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा स्टार्टिंग HTML और एंडिंग HTML, यहाँ देखें इसका इंपैक्ट भी आ रहा है, हाईलाइट हो रहा है जिस पार्ट पे भी जाता हूँ. ठीक है. सो व्हाई इट इज नॉट शोइंग अप, यप नाउ इट इज शोइंग अप. तो ये कंसोल पे हम टेस्टिंग वगैरह के लिए, मैंने कहा कि इसे डिबगिंग के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे. तो मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट लिखता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो ये डॉक्यूमेंट का जितना भी कंटेंट है, अब नाउ व्हाट दिस डॉक्यूमेंट इज, ये एक ऑब्जेक्ट है. हमारी फाइल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लफ्ज डॉक्यूमेंट जावास्क्रिप्ट का लफ्ज, जावास्क्रिप्ट का वर्ड है. तो मैंने जो अभी लफ्ज बोला है कि जब मेरा HTML का पेज ब्राउजर में रेंडर होगा तो ब्राउजर क्या करेगा, पूरे के पूरे HTML को या HTML के एलिमेंट्स को किस में बदल देगा, ऑब्जेक्ट्स में बदल देगा. उनमें से जो सबसे ऊपर का ऑब्जेक्ट है, इससे ऊपर एक और विंडो ऑब्जेक्ट भी होता है. गॉट इट. लेकिन हम मोस्टली ज्यादातर, क्योंकि विंडो सुपर ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, तो हम ज्यादातर बात करेंगे डॉक्यूमेंट की. जरूरत पड़ी कभी कहीं तो हम विंडो की भी बात करते हैं. स्पेशली विंडो का ऑब्जेक्ट हम तब यूज करते हैं जब हमें ये फ्रंट बैक बटन को कंट्रोल करना होता है, रिफ्रेश को कंट्रोल करना होता है, कैशे को कंट्रोल करना होता है, स्क्रॉल को कंट्रोल करना होता है. तो विंडो लेवल की चीजों को कंट्रोल करना होता है. आई एम जस्ट राइट इनसाइड इट, आई एम सपोजिटली ignoring for the time being the window object that is still there at the top.
तो जब मैंने ये डॉक्यूमेंट लिखा तो ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मेरे पास कहां से आया, मुझे किसने दिया? मुझे दिया ब्राउजर ने बना के। किसकी बेस पे? उस पेज की बेस पे जो HTML का पेज मैंने उसे फीड किया। तो इसका मतलब ये है कि अच्छा, इसके अलावा अगर आप यहां जाएंगे तो आप इस डॉक्यूमेंट इज एन एंटायर थिंग दैट इज अपीयर्ड ऑन द व्यू पोर्ट। अगर आप फ्रंट एंड का थोड़ा बहुत होना तो आपको व्यू पोर्ट का भी आइडिया होगा कि ये जितना भी एरिया जिसपे हमारे डिजाइन ने डिस्प्ले होना होता है, विजिबल होना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? व्यू पोर्ट बोलते हैं। तो ये जो व्यू पोर्ट सॉर्ट ऑफ थिंग है, ये सारी की सारी हमारी किधर है? डॉक्यूमेंट। इसके अंदर हम किसी भी एलिमेंट को, किसी भी, अच्छा एलिमेंट क्या है? आप HTML में हर चीज कंसिडर, हर चीज होती है टैग्स। यानी हर चीज से मुराद हम जो कुछ भी लिखते हैं या करते हैं या डिजाइन करते हैं तो हम उसको किसके अंदर रैप करते हैं? टैग के अंदर रैप करते हैं। सो दिस इज द टैग, दिस इज द टैग, यही टैग्स जब ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं तो इनको हम एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट इज नॉट अ मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म, आप इनको क्या बोल सकते हैं? एलिमेंट्स। तो जब मैं टैग्स और एलिमेंट्स बोलूं तो मोस्टली लोग इन्हें इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नॉर्मली जावास्क्रिप्ट के कॉन्टेक्स्ट में इनको क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स बोलेंगे। HTML के कॉन्टेक्स्ट में इनको क्या बोलेंगे? टैग्स बोलेंगे। क्लियर होगी बात? तो जितने भी अब ये सारे के सारे क्या एलिमेंट्स हैं। तो मैं अगर किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को या मल्टीपल ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को सेलेक्ट करना चाहूं तो आई स्टिल हैव दिस। अच्छा, अब जब मैं थोड़ा सा मजीद आगे चलूंगा तो मैं पहले आपको ऑब्जेक्ट समझाऊंगा कि ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब मैं जब एक ऑब्जेक्ट पे जाता हूं या इनफैक्ट अभी जो जिस ऑब्जेक्ट पे जाता हूं वो डॉक्यूमेंट है क्योंकि ये मुझे बिल्ट इन मिल रहा है। ऑब्जेक्ट कैन कंसिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस। नॉर्मली जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में दो ही चीजें होती हैं, नंबर एक प्रॉपर्टीज और नंबर दो फंक्शंस। अगर मैंने यहाँ जो ऑब्जेक्ट बनाया है सिंपल, नॉर्मली हम जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किसी ने भी पढ़ी हो ना तो आपको पता है कि हम क्लास के कंस्ट्रक्टर को इस्तेमाल करते हैं किसी क्लास को इंस्टेंशिएट करने के लिए, और क्लास का होना जरूरी है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। लकीली जावास्क्रिप्ट गिव्स अस दिस सेट ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स, दीज आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट लिटरल्स। इनको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट लिटरल्स। तो इनसे हम शॉर्टकट वे में, इनफैक्ट जावास्क्रिप्ट में भी हम क्लास बना सकते हैं और सिमिलरली क्लास बना के उससे अपना ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट करते हैं, बट वी डू हैव द अनदर गुड वे ऑफ क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट लाइक दिस। जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में दो ही चीजें हो सकती हैं, और वैसे किसी भी ऑब्जेक्ट में दो ही चीजें हो सकती हैं, एक फंक्शंस और दूसरा प्रॉपर्टीज। मुझे कोई बताएगा फंक्शंस और मेथड्स में क्या फर्क है? सारे माशाल्लाह एक्सपर्ट बैठे हैं हजरत साहब, आपका तो ज्यादा एक्सपर्ट है। मेथड और फंक्शन में क्या फर्क है? कोई है भी या नहीं? अच्छा मुझे सॉरी, आपका मैंने वो बैकग्राउंड नहीं लिया ना थोड़ा बहुत, तो इनका तो मुझे आइडिया है कि यूनिवर्सिटी। अच्छा, कौन से सेमेस्टर में आप? 7th में, ग्रेट। आप भी 7th में? वी आर ऑनलाइन जो है उनको भी मैं जानता हूँ, दो तीन वो भी यूनिवर्सिटी तकरीबन फारग होने वाले हैं या एंड में। मुझे ये बताएं कि इसी नंबर लेवल पिंडी में? गुड। तो मुझे कैसे जानते हैं? मैं आपको नहीं जानता। डेटाबेस हमारी सारी ऑनलाइन ही गई थी इसलिए। अब मैं ना स्टूडेंट को जानता हूँ ना स्टूडेंट टीचर को जानते हैं। एनीवेज, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो थोड़ा बहुत नॉलेज आपको है या ज्यादा है, आई एम सपोजिंग कि है, उस बेस पे आप मुझे बता सकते हैं फंक्शन और मेथड में क्या फर्क है, या है भी या नहीं, या सेम है दोनों? सेम ही है? याद आप, चलिए कल ये फर्क जान के आइएगा, फंक्शन और मेथड में क्या फर्क है। एनीवेज, सो जावास्क्रिप्ट का जो ऑब्जेक्ट है उस यानी, वैसे जावास्क्रिप्ट का या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हो, दो ही चीजें होती हैं, प्रॉपर्टीज और फंक्शन। तो प्रॉपर्टी क्या है? जैसे मैंने अभी लिखा है जी, फॉर एग्जांपल नेम, और ये एक पूरी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ की और वैल्यू पेयर। ये मैं कहता हूँ प्रॉपर्टी की है और ये वैल्यू है, इसी को कहते हैं नेम वैल्यू पेयर। ये प्रॉपर्टी नेम है, ये प्रॉपर्टी वैल्यू है। इसी तरह यहाँ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, एज शेज सारा कुछ, बहुत सारी। इसके अलावा एक और चीज भी हो सकती है, प्रॉपर्टीज ही होती हैं। बिल्कुल, उनको या एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तीन चार नाम है जो इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं। अब ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं टर्म्स, ये भी बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये बिल्कुल सेम है जो क्लास के अंदर आप करते हैं ना, एग्जैक्टली वही है। इसमें और क्लास में और क्या चीज हो सकती है? फंक्शन। तो इसमें भी क्या हो सकते हैं? फंक्शंस। बट इसमें जो फंक्शंस होंगे वो भी की वैल्यू पेयर में आएंगे।
ऑडिट फॉर एग्जांपल मैं कहूँ जी कि यहाँ पे लेट्स सपोज एक कर दूं डिस्प्ले का फंक्शन, और इस डिस्प्ले के फंक्शन में मैं यहाँ पे कर दूं फंक्शन पूरा का पूरा लिख दूं। अब ये फंक्शन एनोनिमस फंक्शन कहलाता है। ये क्या होता है थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगा, मैं सारी टर्म्स को इंटरमिक्स नहीं करना चाह रहा। ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं होता वो एनोनिमस फंक्शन होता है। फिर उसके बाद एरो फंक्शन या कॉल बैक फंक्शन वगैरह भी आते हैं। सो मैं यहाँ पे इसको फॉर एग्जांपल कह देता हूँ जी console dot log and that's going to be the test। अब ये तो बात आ गई जी, फॉर एग्जांपल ये है ऑब्जेक्ट विद द नेम पर्सन। ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, बिकॉज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीज है उसकी एनाटॉमी को समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड अ सिंपल प्लेन ऑब्जेक्ट इनसाइड द जावास्क्रिप्ट। मैं एक ही प्रॉपर्टी रखता हूँ, इसको नेम देता हूँ, दूसरी रख लेता हूँ फॉर एग्जांपल इसको एज रख लेता हूँ। दैट्स प्रीटी मच लाइक दैट। अब अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट की किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है तो मुझे पता है कैसे एक्सेस कर सकता हूँ। नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हिच इन दिस केस इज पर्सन एंड देन यूजिंग डॉट ऑपरेटर। तो अब आपसे अगला सवाल ये पूछूं कि डॉट ऑपरेटर से हम क्या क्या चीज एक्सेस कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज और फंक्शंस। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ सिर्फ यही चीज बतानी थी। अगर मुझे फंक्शन कॉल करना है तो ये करूंगा, और अगर प्रॉपर्टी करनी है तो ये करूंगा। इसके अंदर नेम और एज की बात करें, बिल्कुल करा सकते हैं, लेकिन ये नहीं काम करेगा। इसके लिए आपको एक चीज करनी पड़ेगी, दिस का कीवर्ड इस्तेमाल। ठीक है, बाय द वे अभी तो मैं इसे एग्जीक्यूट करने में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्या चीज होती है और उसे आप किस किस चीज को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने कहा जी अगर फंक्शन की एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होगी तो उसको आप सिर्फ प्रॉपर्टी नेम लिखेंगे, आगे कोई पैरेंथेसिस नहीं लिखेंगे। और अगर फंक्शन होगा तो आप क्या लिखेंगे, पैरेंथेसिस होंगे। और अगर उस फंक्शन ने कोई आर्गुमेंट लेना है तो आप वो आर्गुमेंट की लिस्ट यहां भेजेंगे, एंड दैट ऑब्वियसली इज गोइंग टू गो हियर। ठीक, यही पॉसिबिलिटी है ऑब्जेक्ट की, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जब तक मैं प्रोटोटाइप नहीं पढ़ाता। बिकॉज आपने इनहेरिटेंस क्लास लेवल पे पढ़ी होगी तो यहाँ प्रोटोटिपिकल इनहेरिटेंस होती है, यहाँ नॉर्मल उस तरह की क्लास इनहेरिटेंस नहीं होती। बहरहाल खैर, तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करेंगे तो यू हैव टू गिव इट द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉलोड बाय द प्रॉपर्टी, बस नथिंग एल्स। और आप फंक्शन को एक्सेस करेंगे तो यू हैव टू कॉल इट लाइक दैट। एग्जैक्टली यही काम मैं अगर करूं, ये तो वो ऑब्जेक्ट है जो क्या है, यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट है पर्सन। ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट होता है, चाहे यूजर डिफाइंड हो चाहे बिल्ट इन हो। इफ वी नाउ कम बैक हियर, अगर मैं यहाँ पे लिखूं अब डॉक्यूमेंट, और सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं डॉट लिखूं, तो डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है कि जिस तरह हमारे ऑब्जेक्ट में दो प्रॉपर्टीज और एक फंक्शन था ना, यहाँ पे काउंट करते जाएं, ये सारी के सारी या तो प्रॉपर्टीज हैं या क्या है, फंक्शंस। Got it? And you can call each of these properties or functions to get your desired things done. मिसाल मिसाल देता हूं, मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इसको कॉल करता हूं, या इनफैक्ट आई डोंट हैव आईडी इन द डॉक्यूमेंट, सो गेट एलिमेंट्स बाय नेम कर लेते हैं, बाय टैग नेम कर लेते हैं। सो गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। और अगर मैं इस टैग का नाम दूं और मैं कहता हूं जी कि मुझे वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स दे, इनका नाम क्या है, यूएल है। दैट्स प्रीटी मच इट। आई एम हैविंग द एचटीएमएल कलेक्शन, और मेरे पास कितने यूएल थे पूरे डॉक्यूमेंट में, सिर्फ एक यूएल था। एलआई 5 थे भाई, यूएल एक था। गॉट इट? सो इट रिटर्न्ड लाइक, ये देखे ना, यूएल एक ही है। सो इट गेव मी ओनली वन, और उसने मुझे एचटीएमएल की कलेक्शन रिटर्न की। और दिस इज समथिंग प्रोटोटाइप, जिसके बारे में मैं क्या कह रहा था, प्रोटोटाइपिकल इनहेरिटेंस। आपको पता है जब आप क्लास इनहेरिटेंस करते हैं तो आप एक क्लास लिखते हैं चाइल्ड, और उसके एक्सटेंड्स करके बेस क्लास लिखते हैं या पेरेंट क्लास लिखते हैं। यहां पे आप इनहेरिट करें या ना करें, हर ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली इनहेरिट होता है। और वो आप कहां से इनहेरिट होता है, एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है जिसको कैपिटल ओ से लिखते हैं।
गॉट इट? ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। हर ऑब्जेक्ट जो आप क्रिएट करेंगे ये अल्टीमेटली किससे इनहेरिट कर रहा होगा? उस ग्लोबल ऑब्जेक्ट से इनहेरिट कर रहा होगा। और इस इनहेरिटेंस को हम क्या कहते हैं? प्रोटोटाइप या प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस। ये आपको बिल्कुल जानने की जरूरत फिलहाल नहीं है एटलीस्ट, लेकिन सिर्फ ये लिखा हुआ देखें तो आपके जहन में कभी आए यार ये प्रोटोटाइप क्या बला है, तो यूं समझें कि ये इनहेरिटेंस चेनिंग है और ये कहां तक जाती है? उस रूट ग्लोबल ऑब्जेक्ट तक जाती है। एनीवेज, सो कम बैक टू दिस। तो ये बेसिकली मैंने क्या समझाया कि डॉक्यूमेंट क्या था? एक ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट का मुझे या तो फंक्शन एक्सेस करना है या प्रॉपर्टीज एक्सेस करनी है, एंड दैट्स प्रीटी मच लाइक दैट। और ये हमारा बेसिकली अभी तक डॉम का इंट्रो है। इनफैक्ट डॉम में मैं कुछ थोड़ी बहुत 3-4 मैनिपुलेशंस करके फिर आगे चलूंगा, बट दैट्स मोस्ट प्रोबब्ली विल बी डूइंग इट इन टुमारोज क्लास। तो आज की मैंने आपको जैसे शुरू में कहा था कि इट वुड बी मोर लाइक एन ओरिएंटेशन सेशन, बिकॉज एक दो स्टूडेंट्स ने मुझे शायद ऑनलाइन में कांटेक्ट किया था कि दे वुड नॉट बी एबल टू अटेंड टुडेज क्लास। सो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा आगे नहीं गया, बेसिक पे ही रखा है इस चीज़ को। एक दो फिजिकल में भी हैं दैट दे माइट कम इनफैक्ट इन टुमारो और द डे आफ्टर टुमारो, तो बेटर टू टेक देम ऑल टुगेदर इनफैक्ट टू हैव। लेकिन आई थिंक इट्स अ गुड बिगिनिंग। ये सारे सेशंस रिकॉर्ड भी होंगे, आज का भी रिकॉर्डेड सेशन है, एंड दे वुड अल्टीमेटली बी अपलोडेड इन अ सेंट्रल प्लेस जिसका आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप इनके इन द मीनवाइल इनफैक्ट मूविंग अहेड करते रहेंगे साथ साथ रिकॉर्डिंग भी, ताकि जिस बंदे ने कुछ मिस किया हो तो उसको भी बिल्कुल बतानी है। बट आई थिंक इट्स अ बिगिनिंग। अभी आपको इतनी ज़रूरत खास है नहीं एक्सटेंशंस की। वैसे तो आप यहाँ से इस एक्सटेंशन को मेरी जितनी भी इंस्टॉल्ड हैं मोस्ट प्रोबेबली वो यहाँ भी नहीं बल्कि मेरे लैपटॉप से जो डेवलपमेंट सिस्टम है वो मैं आपको स्नैपशॉट शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से वो सारी कर दीजिएगा। अदरवाइज ये जो इंस्टॉल्ड है कुछ मोस्ट कॉमन, यू कैन इनफैक्ट हैव अ लुक एट देम टू। ब्यूटीफाई है, कमिट मैसेज एडिटर है, ES7 है, HTML बॉयलरप्लेट है, मटेरियल आइकन थीम है, एंड स्टिल देयर आर मोर इनफैक्ट इन माय अदर सिस्टम। लेकिन अगेन ये आपको तब काम आएंगे जब प्रॉपर आप डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। अभी तो रिफ्रेशर ही चल रहा है अभी हमने स्टार्ट तो नहीं किया। सो ठीक है जी, इंशाल्लाह विल कंटिन्यू इट टुमारो एट शार्प 3 o'clock। अच्छा, आपको कितना हाउनु है जी इसका जावास्क्रिप्ट का यार?